हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। यह जो हमारा लेक्चर नंबर 4th है, चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर लेक्चर नंबर 4th क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन्स वो हेलो एरिन मैं पढ़ा रहा हूँ। और आपको पता है इसमें मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहा था हेलो एल्केन की, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ, हेडिंग्स में आप लिख सकते हैं। हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ लिख सकते हैं इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें मैं बता दिया था एल्कोहल से किस प्रकार से हेलो एल्केन्स बनते हैं या एल्किल हैलाइड्स कैसे बनते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अर्थात आप हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो एल्केन्स का निर्माण करेंगे। तो इसमें आप पहला हेडिंग डाल सकते हैं मुक्त मूलक के हेलोजनन द्वारा, या आप लिख सकते हैं एल्केनों के मुक्त मूलक, एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा। लिख सकते हैं फ्री रेडिकल बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यह हमारा हेडिंग है। अब देखिए इसमें आप पहला जो है, आपको पता है कि मुक्त मूलक जो अभिक्रिया होती है, फ्री रेडिकल्स की अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ जो हमारा एल्कीन होता है वह हेलोजनन मतलब हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है और यौगिक का निर्माण करता है। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर इस हेलोजनन अभिक्रिया में सबसे पहले मैं मीथेन लेता हूँ। हमारे पास मीथेन एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन जिसे आप कह सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन है। अब इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैं क्लोरीन के साथ कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास है यूवी लाइट। क्या है? यूवी लाइट है, आप लिख सकते हैं सनलाइट, यूवी लाइट है। तो यहाँ पर जो मीथेन होता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर 4 प्रकार का यौगिक का निर्माण करता है। कितने यौगिक बनाते हैं? 4 यौगिक बनते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन एक एक क्लोरीन के साथ बारी बारी से रिप्लेसमेंट होता जाता है और हमारे पास एक कंपाउंड जो होता है बनता जाता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन क्या होंगे? क्लोरीन एटम्स के द्वारा क्या होंगे? रिमूव्ड हो जाएंगे और वहां पर सभी जगह क्लोरीन उपस्थित हो जाएगा और लास्ट कंपाउंड में कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि वास्तव में बनता क्या है। तो यहाँ पर बनता है, सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड होता है वह बनता है CH3Cl प्लस साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन जाता है। यह हमारा पहला कंपाउंड बना। और यहाँ पर हमारे पास कोई फिक्स मॉलिक्यूल नहीं लिया गया है क्लोरीन के, कि क्लोरीन की 1 अणु है कि 2 अणु है कि 3 अणु है। अगर इस अभिक्रिया में अगर कोई हम अणु जो लिए हैं, मॉलिक्यूल लिए हैं, अगर उसका अमाउंट फिक्स नहीं है तो हम उसे बारी बारी से यूज कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर वही क्रिया इसीलिए हो रही है, यहाँ पर बारी बारी से यह अभिक्रिया होती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए CH3Cl, फिर यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा? इसी की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और आपको पता है कि यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2Cl2 में, और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। पुनः हमारे पास बना जो है यह क्या है आपका? यह आपके पास क्या है? क्लोरोमेथेन।
और यहाँ पर डाइक्लोरोमेथिन बन गया। अब देखो, अब इसकी अभिक्रिया पुनः आप क्या करते हैं, Cl2 एंड Cl2 के साथ जो बना है उसके साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो यह बना देगा CHCl3 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, अर्थात यह ट्राइक्लोरोमेथिन बना दिया। अब हम पूरा ट्राइक्लोरोमेथिन को लेंगे CHCl3 और साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको पता है यह जो अभिक्रिया होगी वह होगी CCl4 प्लस साथ में HCl, और यह हमारा जो यौगिक बनता है वह कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो हमारे पास देखिए एक कंपाउंड यह बना, दूसरा हमारे पास यह बना, तीसरा हमारे पास यह बना और चौथा हमारे पास यह है। इस प्रकार से अगर हम मिथेन लेते हैं तो याद रखिए कि मिथेन जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 यौगिक का निर्माण होता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर सनलाइट की उपस्थिति में मिथेन जो है 4 प्रकार के यौगिक का निर्माण कर लेता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मिथेन के अतिरिक्त मैं दूसरा लेता हूँ, तब क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप कोई अलग से कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे आप ब्यूटेन ले रहे हैं यहाँ पर, तब क्या बनाएगा, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ CH3 CH2 एंड CH3 है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, आप यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर भी किसकी उपस्थिति है, यूवी लाइट है। क्या है आपके पास, यूवी लाइट है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर अभिक्रिया होगी, आपको पता है कि वहां पर एक ही कार्बन है, और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है, और तो ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कई है, तो आप कैसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो कार्बन है वह सममिति में है, सिमेट्री कंडीशंस में है, और आपको पता है कि जब सिमेट्री का मतलब होता है, सममिति का मतलब होता है एक ऐसी लाइन होती है जिसे हम बांटते हैं तो जितना कार्बन परमाणु इधर होता है उतने कार्बन परमाणु इधर हो जाते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कि वह आधा आधा भाग में क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या है, सममिति है, सिमेट्री है। तो अगर सिमेट्री है तो हमको पता है कि 2 ही कंपाउंड यहाँ पर प्रीफर हो सकते हैं। कौन कौन से, एक कंपाउंड बन सकता है CH3 CH2 एंड CH2Cl, यह हमारे पास एक कंपाउंड बन सकता है। देखिए CH3 CH2 CH3 है, तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, ये हाइड्रोजन को निकाला और क्लोरीन को जोड़ दिया। अब देखिए अब दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 क्लोरोमेथेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कि दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा। तो आप लिख सकते हैं CH3 CH2 सॉरी, यहाँ पर आप Cl लगा दीजिए, CH2 मान लीजिए CHCl, और यहाँ पर क्या करिए CH3, अर्थात मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया हूँ। तो इसका जो IPSC हो जाएगा वह होगा 2 क्लोरो सॉरी, यहाँ पर मीथेन ब्यूटेन लिखना चाहिए, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ब्यूटेन होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। इस प्रकार से 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, अर्थात हमारे पास 2 कंपाउंड्स बने। अब सवाल उठा, सर इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर देखो, यह हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन की बात करें तो यह कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन वाला जो भी प्रोडक्ट बनता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है, और आपको पता है सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, स्टेबिलिटी को ज्यादा गेन करता है, स्थायित्व को ज्यादा प्राप्त कर लेता है, जबकि प्राइमरी कार्बन कम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा यह हमारे पास मेजर हो जाएगा, यह हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, मुख्य उत्पाद जिसको कहते हैं, और यह हमारे पास माइनर हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, अर्थात अल्प उत्पाद बनेगा यह। देखिए अच्छा, परसेंटेज की बात करें तो यह बनाता है 78%, 78 क्या 72% के समथिंग, 72%, क्योंकि यह जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है 28% बनता है। इस प्रकार से आप जानते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर सिमेट्रिक केस है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 ही कंपाउंड्स बने, और एक कंपाउंड क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है।
और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अगर वैसे स्टेबिलिटी नहीं समझ में आती तो आप देखिए कि जिस भी कंपाउंड में ज्यादा मात्रा में मेथिल ग्रुप्स होते हैं, जिस भी कंपाउंड में मेथिल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो वो स्टेबल होता है, और जिसमें कम होता है वो लेस स्टेबल माना जाता है। और अगर देखिए मैं यहाँ पर बनाया और मैं चाहता तो सेम कंडीशन यहाँ पर बना सकता था इसको, और यहाँ पर बना सकता था, इस प्रकार से। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्कीन। एल्केन से हो गया, अब देखेंगे एल्कीन से। यह भी हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आएगा, बट यहाँ पर दूसरा है, आप लिख सकते हैं हेडिंग्स में एल्कीनो से, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीनो से। किस प्रकार से हम एल्कीनो से बनाएंगे, तो यहाँ पर पहला हेडिंग है हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूं, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा, संयोजन या योगज आप लिख सकते हैं, बाय एडिशन, बाय एडिशन और कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसके संयोजन द्वारा आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले एक एल्कीन, सिंपल एल्कीन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एल्कीन, आपका एथीन है, जैसे मैं यहाँ पर लिया एथीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड्स के रूप में आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं या तो हाइड्रोजन क्लोराइड यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वह किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो कंपाउंड्स है वह बन करके तैयार हो जाता है। H यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास एक प्रकार का क्या बना, हेलो एल्कीन्स बना, जिसको हम कहते हैं 1 ब्रोमो एथेन। इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1 ब्रोमो एथेन, इस प्रकार से। और यहाँ पर केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, और यहाँ पर ब्रोमीन के स्थान पर आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। तो आप दो ही कंपाउंड्स में ज्यादातर हम यूज करते हैं, या तो ब्रोमीन यूज करते हैं या तो क्लोरीन, और आयोडाइड्स भी आप यूज करते हैं, बट सम केसेस में वह लागू होते हैं सब में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कैसा केस है, यह हमारे पास सिमेट्री कार्बन है, और अगर आपके पास सिमेट्री कार्बन हो, सममित कार्बन हो, सममित कार्बन का मतलब अगर मैं इसे बांटूंगा तो आपको पता है कि यह केवल 2 कार्बन में बढ़ जाएगा, अर्थात 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री पाया जाता है। और अगर सिमेट्री पाया जाएगा तो वह केवल एक ही कंपाउंड का निर्माण करेगा। सिमेट्री जब पाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, केवल हमारे पास एक ही यौगिक बनेगा और वह यौगिक में संयोजन होगा। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, यह बॉन्ड जिस साइड शिफ्ट होता है, यह बॉन्ड क्या है, जिस साइड, मान लीजिए यह बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा तो आपको पता है कि इस बॉन्ड पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस साइड से शिफ्ट हो रहा है उस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों एटम्स के बीच में यह हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है और यह ब्रोमीन जो है वह पार्शियल निगेटिव चार्ज है। जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता आप जानते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर होगा क्या, हिसाब से मैं बना दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है
इधर ऐसे बनाइए, आपको अच्छा रहेगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे बदलना पड़ेगा पूरा कंपाउंड। मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो यह पार्शियल निगेटिव आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो होगा क्या, जो पार्शियल पॉजिटिव है वह निगेटिव पर अटैक करेगा तो CH3 बना देगा, और यहाँ पर जो निगेटिव है वही पॉजिटिव पर अटैक करेगा और यहाँ पर CH2Br बना देगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आइए, यहाँ पर तो हमारे पास मैंने जो लिया है वह एक एथीन है, जिसे आप लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, एक एथीन यौगिक है, कंपाउंड था, अर्थात एथीन के द्वारा हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराए और यहाँ पर 1 ब्रोमो एथेन प्राप्त करिए, एक प्रकार का हेलो एल्केन्स प्राप्त कर लिए। अब यहीं पर अगर मैं प्रोपीन लेता हूं, तो आपको पता है कि प्रोपीन क्या होता है, असम्मित होता है, और अगर असम्मित है प्रोपीन तो 2 प्रकार के यौगिक बनाता है वो, और इस यौगिक को बनाने में मार्कोनी-कॉफ्ट नियम लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रोपीन मार्कोनी-कॉफ्ट नियम क्या होते हैं और एंटी मार्कोनी-कॉफ्ट नियम क्या होते हैं, दोनों नियम अच्छे से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं, इसी में है, आप याद रखिए, इसी हेडिंग के अंतर्गत इसे भी पढ़ते हैं, वह भी हाइड्रोजन हैलाइड का ही संयोजन करते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर HI ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, आप क्लोराइड, ब्रोमाइड या HI कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ले रहा हूँ CH3 CH2, यहाँ पर प्रोपीन ले रहे हैं तो CH कर देते हैं, CH2। यह हमारे पास एक प्रकार का क्या है, प्रोपीन है। क्या है हमारे पास, प्रोपीन है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैं लिया हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया, HI ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो मैं बताया कि यहाँ पर इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो यह 2 प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। कौन कौन सा, यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह मार्कोनी-कॉफ्ट नियम के अनुसार होती है। तो आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मार्कोनी-कॉफ्ट नियम। अब समझिए कि यह नियम होता क्या है। तो मार्कोनी-कॉफ्ट नियम होता है, यह बताता है कि हमारे पास एल्कीन के पास, मार्कोनी-कॉफ्ट में एल्कीन के पास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की अधिकता होती है, मार्कोनी-कॉफ्ट नियम क्या बताता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन के पास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की अधिकता होती है, आने वाला हाइड्रोजन परमाणु उसी पर जुड़ता है और उसके विपरीत वाले कार्बन परमाणु पर हैलाइड जाकर जुड़ जाता है और यौगिक का निर्माण करता है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगे। अब हो सकता है कि हमारे पास हाइड्रोजन एक बार यहाँ अटैक किया और दूसरी बार यहाँ कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो करता है मार्कोनी-कॉफ्ट नियम में, वह यहाँ से करता है। तो हमारे पास जो यौगिक बनता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, यह हमारे पास यौगिक बन करके तैयार हो जाता है। CH3 CHI हो गया, और जहां पर CH2 था वहां पर अब क्या जुड़ गया है, H जुड़ गया है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा उत्पाद है वह यही है और इसका नाम है सेकेंडरी आयोडो प्रोपेन बना देता है। और साथ में एक और भी कंपाउंड बनता है, कौन सा, CH3 CH2 और यहाँ पर I जुड़ जाता है, इस प्रकार से। और इसका नाम क्या है, 1 आयोडो प्रोपेन इसको कहते हैं। अब सवाल उठेगा सर इसमें से मुख्य उत्पाद कौन है, तो मैं बताया था इसमें मुख्य उत्पाद पहचानने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो होता है हमारे पास एल्किल समूह, मेथिल समूह, उसको देख लीजिए। और यदि उसे नहीं देख रहे हैं तो आप देखिए सेकेंडरी कार्बन कहाँ पर है, प्राइमरी कार्बन कहाँ पर है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद है, मेजर प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है। और ये हमारे पास कैसा उत्पाद होगा, अल्प उत्पाद होगा, अल्प उत्पाद हो जाएगा, इस प्रकार से। अगर यहीं पर मैं एंटी मार्कोनी-कॉफ्ट नियम लगाता हूं, यहीं पर क्या करते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉफ्ट नियम लगाता हूं, तब कौन सा उत्पाद होगा। अगर यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI लेते हैं
और एंटी मार्कोनी ऑफ नियम लगाते हैं। HI लीजिए, HBr ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी लीजिए, 3 ही कंपाउंड ज्यादातर लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ नियम, एंटी मार्कोनी ऑफ नियम। अगर हम एंटी मार्कोनी ऑफ नियम लगाते हैं तो आपको पता है कि एंटी मार्कोनी ऑफ जो नियम होता है, यह जो होता है बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड होती है, इसकी उपस्थिति में करते हैं। तो बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम करते हैं तो हमारे पास जो यौगिक बनता है वह यौगिक कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर बनता है CH3, CH2, CH2I, इस प्रकार से बन जाता है। तो यह हमारे पास जो बना, आपको पता है जैसा कि ऊपर दिख रहा है कि यह हाइड्रोप्रोपेन है। यहाँ पर अब यह क्या होगा? मुख्य उत्पाद कहलाएगा। क्या होगा? मुख्य उत्पाद हो जाएगा। अर्थात एंटी मार्कोनी ऑफ नियम अब क्या कहता है? एंटी मार्कोनी ऑफ नियम कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन्स की कमी होती है, जहां पर हाइड्रोजन्स की कमी होती है, आने वाला हाइड्रोजन्स परमाणु उसी कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन्स की कमी है, और उसके विपरीत कार्बन परमाणु पर जहां पर हाइड्रोजन्स की अधिकता होती है, हाइड्रोजन्स परमाणु वहां पर जुड़ जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो यह आपका मुख्य उत्पाद होगा। कब? एंटी मार्कोनी ऑफ नियम। और यह नियम में क्या होगा? बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? खरास इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसी को खरास इफेक्ट भी कहते हैं। आप जानिए, एंटी मार्कोनी ऑफ नियम यदि आप लिखे हैं तो इसे हम कहते हैं खरास इफेक्ट, खरास प्रभाव, खरास प्रभाव के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? आपको पता है कि दूसरा कंपाउंड जो होगा वह CH3, CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। और फिर साथ में यहाँ पर हमारे पास CH3, या हमारे पास अल्प उत्पाद बनेगा। यह हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्प उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा, मैकेनिज्म्स की बात करें तो आपको क्लास 12 में कोई मैकेनिज्म पढ़ने नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि वास्तव में एक्चुअली रिएक्शंस हो कैसे रही थी। तो आइए देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैकेनिज्म की क्या है। चाहे आप इसका ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्रिया विधि पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, इससे आपको शायद अच्छे से समझ आएगा। याद रखना, मार्कोनी ऑफ नियम और एंटी मार्कोनी ऑफ नियम क्या होता है। आपको शायद पता चल गया होगा कि मार्कोनी ऑफ नियम में जो भी एल्कीन होता है, जिस एल्कीन के पास कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की अधिकता होती है, उसी पर जो होता है हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? अटैक करता है, और उसके विपरीत कार्बन परमाणु का क्या करता है? जहां पर हाइड्रोजन की कमी होती है वहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, तो उसे हम कहते हैं मार्कोनी ऑफ नियम। और एंटी मार्कोनी ऑफ नियम क्या होता है? एंटी मार्कोनी ऑफ नियम में जिस एल्कीन परमाणु का एल्कीन में कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की कमी होती है, वहां पर जो होता है कि आने वाला हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, और जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की अधिकता होती है वहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि एंटी मार्कोनी ऑफ नियम में हमेशा सेकेंडरी टाइप्स कार्बन जो होते हैं वह उत्पाद के रूप में बनते हैं, जबकि एंटी मार्कोनी ऑफ नियम में हमेशा प्राइमरी कार्बन देखा जाता है। और जो एंटी मार्कोनी ऑफ नियम होता है उसी को हम खरास इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में की जाती है। अब आइए दोनों के मैकेनिज्म केस को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देख लेते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होने वाला है। देखिए, इनकी क्रिया विधि थोड़ा हम बता देते हैं। क्रिया विधि, चलिए, मैकेनिज्म पे ध्यान दे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ उसके लिए मैं कोई दूसरा एग्जांपल यूज कर ले रहा हूँ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एक ही एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, हर एग्जांपल्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए। बस यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि सिमेट्री केस नहीं होना चाहिए, बस असममित टाइप्स के होने चाहिए। कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले रहा हूँ, HBr ले रहा हूँ। तो आपको पता है
कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में यहाँ पर जो HBr है वह इस प्रकार है, और आपको पता है कि यहाँ पर यह रेडिकल्स में अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर एक रेडिकल जनरेट होता है और एक यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। बट यहाँ पर रेडिकल्स आपको बहुत ज्यादा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेडिकल्स के साथ आप केटायनिक और एनायनिक केस दिखाइए, तो फिर रेडिकल्स वाला जो केस होता है वह एंटी मार्कोनिक में दिखाइएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यह पार्शियल निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और यह पार्शियल पॉजिटिव की तरह। अच्छा, अगर मैं इस कार्बन को यहाँ पर बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो आपको पता है कि जैसे ही मैं बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, यहाँ पर हमारे पास कैसा आने वाला है चार्ज, निगेटिव चार्ज, और इसके विपरीत साइड कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम करेंगे, तो देखिए करते हैं आप। तो जैसे ही करेंगे आपको पता है, ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक तो ऐसे ही सही था, ऐसे कराइए तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और अगर यहाँ निगेटिव चार्ज आया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव आया है इस पे, मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, आप समझिए अच्छे से। पार्शियल निगेटिव चार्ज आया और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अर्थात यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लिखेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं CH3, और पार्शियल निगेटिव से कौन अटैक करेगा, यहाँ H+ जो है वो अटैक करता है, कुछ इस प्रकार से अटैक कर देगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3, यहाँ पर हमारे पास CH है और ऊपर हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास CH हो जाएगा, जो एक प्रकार का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा CH2Br, इस प्रकार से, सॉरी CH2Br नहीं भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3। बट अभी भी हमारे पास क्या बचा है, ब्रोमीन बच गया है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर अगर ब्रोमीन को जोड़ देते हैं तो स्टेबिलिटी में क्या आप पाएंगे कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वह सेकेंडरी टाइप्स की हो जाएगी, और स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो होता है वह टर्सरी होता है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी होती है, यह इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है। तो अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन है तब हम करेंगे क्या, तब यहाँ पर हम 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते हैं। अर्थात सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर दूंगा यार, क्योंकि देखिए ये कार्बन इस अवस्था में सेकेंडरी है। अगर मैं इस पर कार्बोकेटायन जनरेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है, अगर मैं उस कार्बोकेटायन को यहाँ पर जनरेट करता हूँ तो आपको पता है कि यह कार्बोकेटायन कैसा हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। उस केस में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि जो यह हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग, क्या लिखेंगे हाइड्रोजन शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, या 1,2 शिफ्टिंग इसको लिख सकते हैं, 1,2 शिफ्ट, 1,2 शिफ्ट, या आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन शिफ्टिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। अब देखिए, जब हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तब कैसा बनेगा कंपाउंड, तो आपको पता है यहाँ पर CH3, अब यहाँ पर CH3, अब जैसे ही हाइड्रोजन से यहाँ पर जाएगा तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं रहेगी, तो यह इस कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास अब CH2 कार्बन हो जाएगा, CH2 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर गया, अब यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास अब कार्बोकेटायन बना है, अब इस कार्बोकेटायन पे हमारे पास जो ब्रोमीन अभी बचा हुआ है वह आसानी से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है इस प्रकार से, और अटैक करेगा तो आपको पता है क्या बनाएगा, यह बनाएगा CH3 CH2 CH3, और हमारे पास यह ब्रोमीन बन जाएगा इस प्रकार। तो इसका नाम क्या होगा, अब देखिए इसका नाम 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद दूसरे पर क्या है, मेथिल है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, कितने कार्बन है, 4, तो आप लिखिए ब्यूटेन,
इस प्रकार से 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, कार्बन की काउंटिंग इधर से ही किए हैं हम 3 और 4 इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास जो कंपाउंड से बना है वह एक स्टेबल कंपाउंड है। अगर वहीं पर मैं चाहता तो यहाँ पर बना सकता था तो स्टेबल होगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो वह किस प्रकार का बनेगा, वह प्राइमरी टाइप्स का हो जाएगा। अगर यहाँ पर बनाता हूँ तो सेकेंडरी टाइप्स का बनेगा, और यहाँ पर बनाता हूँ तो आपको पता है कि यह टर्सरी टाइप का हो जाएगा, और टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जैसा कि मैं स्टेबिलिटी में यहाँ पर बता दिया हूँ कि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी बनाएगा इन केसेस में। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने क्या जनरेट किया, कार्बोकेटायंस जनरेट किया, और देन कार्बोकेटायंस के बाद मैंने हाइड्रोजन शिफ्टिंग की है। मतलब अगर आप स्टेप लिखना चाहें तो फर्स्ट केस में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम क्या स्टेप लिखने की क्या जरूरत है, आप मैकेनिज्म को समझिए, आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला, बट यह बहुत जरूरी आपको समझना कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है। तो सबसे पहले क्या जनरेट किया मैंने, कार्बोकेटायंस बनाया, और उस कार्बोकेटायंस सेकेंडरी होने की वजह से स्टेबिलिटी कम थी तो मैंने हाइड्रोजन शिफ्टिंग किया, और जैसे हाइड्रोजन शिफ्टिंग किया मेरे पास टर्सरी कार्बोकेटायंस बना, और टर्सरी कार्बोकेटायंस बना तो यहाँ पर इस कार्बन पर आसानी से क्या होगा, ब्रोमीन अटैक कर सकता है, और अटैक करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड जो है वह 2 ब्रोमो मेथिल ब्यूटेन बन करके तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यह तो मार्कोनी-कॉप्ट कंडीशंस में था। अब बताते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्ट नियम में किस प्रकार से होता है, जिसे हम खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म केस क्या है। तो यह तो आप लिख चुके होंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दिक्कत नहीं, आराम से एकदम। अब देखिए यह मार्कोनी-कॉप्ट नियम का जो है वह क्रियाविधि था। अब एंटी मार्कोनी-कॉप्ट नियम का बता देते हैं कि एंटी मार्कोनी-कॉप्ट नियम, यह नियम आपको पता है क्या है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस नियम में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी होती है, आने वाला हाइड्रोजन परमाणु उसी पर अटैक करता है। अब इसकी हम क्रियाविधि देखेंगे, क्रियाविधि क्या होने वाली है। तो इसकी क्रियाविधि में मैं बताया था मार्कोनी-कॉप्ट नियम को किस नाम से जानते हैं, खरास इफेक्ट, इसको हम कहते हैं खरास प्रभाव, और यह किसकी उपस्थिति में होती है, बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति। तो इस विधि में सबसे पहले हम लेते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड। फर्स्ट कंडीशन देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर रेडिकल्स फॉर्म करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ C6H5 C डबल बॉन्डो एंडो कार्बन डबल बॉन्डो C6H5। यह हमारे पास जो कंपाउंड है वह है बेंजाइल पेरोक्साइड। हमारे पास जो कंपाउंड है वह है बेंजाइल पेरोक्साइड। अब देखिए जो बेंजाइल पेरोक्साइड होता है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे। फ्री रेडिकल्स जनरेट करने का मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु है वह टूटेंगे, और टूटने के पश्चात यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर एक मिनट, ऑक्सीजन और फिर उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर C6H5 होता है पेरोक्साइड के, अब बनता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीजन की बैलेंसी हुआ वह कंप्लीट नहीं थी, वह होनी चाहिए उसके पास कंप्लीट, तभी वह पेरोक्साइड केस बनाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे, इस साइड भी ब्रेक करेंगे और इस साइड भी ब्रेक करेंगे। तो आपको पता है कि यह बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा बेंजाइल पेरोक्साइड का, यहाँ पर भी रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ पर भी रेडिकल जनरेट होगा।
चलिए इसको जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा कितना, 2 मॉलिक्यूल C6H5 C डबल बॉन्ड O और हमारे पास ऑक्सीजन O, यह बनेगा रेडिकल्स फॉर्म। इस प्रकार से रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। और थोड़ा डॉट लाइन से दिखा दीजिए, कोई तरह जरा करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे बनेगा। सही, देखिए 2 कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे बन गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर शिफ्टिंग करूंगा और रेडिकल्स के जनरेट करके दूसरा फॉर्म बनाऊंगा। यहाँ पर उसी कंपाउंड को आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा C6H5 C डबल बॉन्ड O और हमारे पास सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर रेडिकल्स है। इस प्रकार से अगर मैं इस बॉन्ड को अब तोड़ता हूं तो एक रेडिकल यहाँ पर जनरेट होगा और हमारे पास एक रेडिकल यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक साइड इधर तोड़ता हूं तो आपको पता है कि इसका एक रेडिकल यहाँ पर आएगा और एक रेडिकल यहाँ पहले से है। तो रेडिकल से रेडिकल ज्वाइंट करके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। और बॉन्ड जैसे ही बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। देखिए आगे क्या होने वाला है, क्या बनाएगा, बनेगा हमारे पास C6H5 और या 2 मॉलिक्यूल C बनेंगे, आप 2 मॉलिक्यूल से लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और यहाँ पर बनेगा रेडिकल फॉर्म, C6H5 रेडिकल्स बनाएगा और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक प्रकार का रेडिकल जनरेट हो चुका है यहाँ पर फेनिल टाइप का। अब देखिए, अब इस रेडिकल्स की अभिक्रिया हम किसके साथ करने वाले हैं, HBr के साथ। किसके साथ करेंगे, HBr के साथ करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं C6H5 रेडिकल्स फॉर्म, साथ में लेते हैं HBr। अब आपको पता है यहाँ पर रेडिकल्स जो है वह क्या होगा, बनेगा HBr, फिर रेडिकल्स फॉर्म करेगा और रेडिकल्स फॉर्म करेगा तो आपको पता है यहाँ पर यह रेडिकल्स बनाएगा और यह भी रेडिकल्स बनाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास यौगिक बनने वाला है वह C6H6 हो जाएगा और साथ में Br माइनस रेडिकल्स फॉर्म में बनेगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, रेडिकल्स बन करके तैयार हो जाएगा और इस रेडिकल्स की अभिक्रिया आप फिर आगे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं, यह तीनों स्टेप जो आप पढ़े हैं, यह तीनों स्टेप कैसा है, यह सब प्रारंभिक पद थे। अब आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, पूरा तीनों स्टेप कैसे हैं, प्रारंभिक पद है। और हमारे पास यहाँ पर जो ब्रोमीन रेडिकल बना है, अब इसके बाद हम चलेंगे संचरण पद पर, जिसे यह इनिशिएशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ आता है जिसे आप संचरण कहते हैं स्टेप में। अब देखिए उसमें क्या होगा, संचरण पद में क्या लिखेंगे आप, या जितने थे वह सभी प्रारंभिक पद के थे। यहाँ पर संचरण पद है, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं संचरण पद। अब इस पद में स्टेप, ग्रोथ स्टेप जिसको आप कह सकते हो, यहाँ पर होगा क्या, जैसे मैंने लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोटीन लिया था और हमारे पास क्या है, ब्रोमीन रेडिकल्स फॉर्म में है। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं यहाँ। तो जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पर अगर ये शिफ्ट करते हैं तो रेडिकल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर भी रेडिकल्स जनरेट हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH रेडिकल फॉर्म और यहाँ पर CH2 Br हो जाएगा। मतलब यह कंपाउंड क्या कहलाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर स्टेबल होगा, स्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी जो होता है कि मूलक बना हुआ है, यह सेकेंडरी मूलक है, सेकेंडरी मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स आप लिखिए, मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल्स है। तो यह कैसा होगा, अस्थाई होगा, अस्थाई, अधिक अस्थाई है, स्टेबल होगा। अब देखिए, अब इसके बाद जो स्टेप आता है उसमें और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर अब CH3 CH फ्री रेडिकल्स, देन हमारे पास CH2, यहाँ पर Br है, ऐसे ले सकते हैं।
अब क्या होगा, अब ये हमारे पास जो कंपाउंड है यह बना। अगर मैं यहीं पर HBr अब लेता हूं तब क्या होगा, तब कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर होगा। तो जैसे आप HBr लेंगे, अब यहाँ पर ब्रोमीन एक रेडिकल फॉर्म में फिर ब्रेक करेगा, यहाँ पर रेडिकल फॉर्म बना देगा, यह रेडिकल फॉर्म यहाँ पर टैग करेगा और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वह CH3CH2 हो जाएगा। रेडिकल्स आपस में जुड़ने के बाद यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे, हाइड्रोजन H2 के साथ हो जाएगा और हमारे पास CH2Br और साथ में फिर Br रेडिकल्स बन जाएगा। यह जो कंपाउंड है वह 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, जो क्या है, कम अस्थाई है। यह हमारे पास अधिक अस्थाई लिख सकते हैं, अधिक अस्थाई है। और यह हमारे पास क्या है, कम अस्थाई यौगिक बनने वाला है, कम अस्थाई यौगिक है, कम स्टेबल है। तो ये संचरण पद रहा। अब इसके बाद संचरण पद के बाद आता है समापन पद, जिसे कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप, अर्थात स्टॉप स्टेप होता है। अब वह स्टेप क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। यहाँ पर टर्मिनेशन में क्या होता है, अब हमारे पास 2 ब्रोमीन रेडिकल्स बने, एक प्रारंभिक में बेंजाइल कंडीशन पर ऑक्साइड में बना था। अब इसे आप तीसरा स्टेप में आप लिख सकते हैं समापन पद, टर्मिनेशन स्टेप। अब इस पद में क्या होगा, इस पद में आपके पास 2 ब्रोमीन रेडिकल्स है और आपको पता है कि 2 ब्रोमीन रेडिकल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भाई, Br2 बना देंगे। अब दूसरा केस है, आपके पास यहाँ पर जो रेडिकल्स बना था वह भी आपके पास यहाँ पर लिख सकते हैं, CH3CH रेडिकल्स बना और आपके पास बना CH2Br। इस प्रकार से आपके पास बना था CH2Br। अब अगर मैं यहाँ पर Br रेडिकल्स का अटैक कराता हूँ तब भी तो टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ पर एक Br कंडीशन जुड़ेगा, CH3CH क्या हो जाएगा हमारे पास Br, फिर हमारे पास CH2Br। इस प्रकार से 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। यह हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन में और आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इसी रेडिकल्स को आप आगे कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए समापन पद 2-3 पद में कंप्लीट हो जाता है, तो आप एक समापन पद दिखा दिए हैं, आप बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप चाहते तो इसे आगे भी हम प्रोसीड करके बता सकते हैं, बट उतनी आवश्यकता आपको नहीं है, तो यहीं पर इसको छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही समापन विधि हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे स्टेप को दिखाना है तो इसी को आप आगे कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। 20 मार्कोनी-कॉप नियम का यह क्रिया विधि जो था वह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक प्रारंभिक स्टेप था जिसमें 3 स्टेप हुए और दूसरा जो था वो आपका संचरण स्टेप था और यह आपका समापन स्टेप है। और समापन स्टेप में ऐसा कंपाउंड्स बन करके रेडी हो जाता है, अर्थात समापन में किसी प्रकार का रेडिकल पुनः जनरेट नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से पढ़े और हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे 2, एक पढ़े एल्केन से, दूसरा पढ़े एल्कीन से। एल्कीन्स में पहला पढ़े थे आप हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। अब उसी को हम आगे और बढ़ाते हैं। यहाँ पर इसी हाइड्रोकार्बन के दूसरे वाले में एल्कीन से जो आप पढ़े थे, आप डायरेक्टली लिखे हैलाइड के संयोजन द्वारा या हैलोजन के संयोजन द्वारा। तो यहाँ पर बी वाला पोर्शन मैं बताने जा रहा हूँ, ए वाला आप पोर्शन से लिख लिए थे। अब बी वाला पोर्शन में लिखिए आप हैलोजन के संयोजन द्वारा, हैलोजन के संयोजन द्वारा। अब इसे आप कैसे बनाएंगे, हैलोजन के संयोजन द्वारा कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर इस प्रकार का कंपाउंड है, एक प्रकार का एल्कीन है हमारे पास जो कि एथीन कहलाता है और इसकी अभिक्रिया मान लीजिए ब्रोमीन के साथ कर देते हैं, ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ आप कर सकते हैं इसकी अभिक्रिया, और ज्यादातर ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ ही करते हैं, दिखाते हैं इसकी अभिक्रिया।
अब जैसे ही इसकी अभिक्रिया करेंगे तो मैंने लिखा है कि हैलोजन के संयोजन द्वारा, यह हैलोजन है और यहाँ पर हैलोजन क्या करेगा, डायरेक्टली संयोजन कर जाता है। तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होता है और इससे Br जुड़ जाता है और इससे Br जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। और इसे एक नाम से जाना जाता है, आपको पता है, इसे विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। पूछेगा आपसे विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसी को सन्निधि डाई ब्रोमाइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सन्निधि डाई ब्रोमाइड भी कहते हैं। शुद्ध हिंदी एनसीईआरटी, सन्निधि डाई, यहाँ हैलाइड के स्थान पे आप ब्रोमाइड लिख सकते हैं, ब्रोमाइड, सन्निधि डाई ब्रोमाइड बना देता है। इस प्रकार से रिएक्शन होगा हैलोजन के संयोजन द्वारा। अब देखिए यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह रिएक्शन किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन के डबल बॉन्ड पहचान के लिए किया जाता है। तो उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, क्यों, कैसे, यहाँ पर जो उपस्थित ब्रोमीन होता है, उपस्थित जो ब्रोमीन होता है उसका जो रंग होता है वह रेड कलर का होता है, हल्का लाल रंग का होता है। और जैसे ही यहाँ पर एल्कीन से अभिक्रिया करता है, यहाँ का जो कलर होता है वह डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे ही कलर विलुप्त होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें द्विआबंध क्या है, उपस्थित है। इस प्रकार से हम इसकी पहचान करते हैं। तो याद रखना यह काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हैलोजन के संयोजन द्वारा अभिक्रिया है यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो लाल रंग का ब्रोमाइड होता है वह क्या करता है, एल्कीन के साथ अभिक्रिया करने पर जो इसका रंग होता है ब्रोमीन का वह क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कलर खत्म हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि जो हमारा मुख्य अभिकारक है वह उसमें क्या है, द्विआबंध उपस्थित है। तो हम प्रयोगशाला में इसका परीक्षण कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के विनिमय द्वारा। अभी यहाँ कौन सी अभिक्रिया होने वाली है, हाइड्रोजन विनिमय द्वारा कौन सी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन विनिमय की अभिक्रिया होती है बाई हैलोजिनेशन एक्सचेंज। अब यहाँ पर क्या है, यह जो अभिक्रिया है वह तीसरी है, हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय द्वारा बाई हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज बाई हैलोजन एक्सचेंज। अब देखिए यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज करने का मतलब क्या है। इस अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन। यह अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैलोजन विनिमय द्वारा का मतलब है इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में जो हमारे पास एल्किल हैलाइड्स होते हैं उसकी अभिक्रिया जो होती है वह सोडियम आयोडाइड के साथ की जाती है। तो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ जैसी अभिक्रिया करते हैं, होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल टाइप का जो है कि यौगिक बनता है जिसे हम एल्किल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एल्किल आयोडाइड के नाम से एल्किल आयोडाइड्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लेने वाला हूँ RX, तो यहाँ पर जो RX रहेगा वह हमेशा क्लोरीन या ब्रोमीन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे यह Cl हो सकता है,
या Br हो सकता है। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ। और याद रखिए जो अभिक्रिया होती है वह ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में होती है। आप एसीटोन ही लिखिए, वह ड्राई ही रहेगा, एसीटोन की उपस्थिति में रहती है। तो हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड है और हमारे पास क्या है? सोडियम आयोडाइड। जैसे हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास Ri बनता है, अर्थात एल्किल आयोडाइड बनता है जो एक प्रकार का हेलो एल्केन्स की पुष्टि करता है। और साथ में क्या होगा? हमारे पास NaX बनेगा, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड बन सकता है या सोडियम ब्रोमाइड बन सकता है। तो जिस भी अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो हमारे पास बनने वाला यौगिक क्या होता है? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो उसे हम कहते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, और इसी को हम कहते हैं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। देखो यहाँ पर हैलाइड का एक्सचेंज हुआ है ना, यह हमारे पास हैलोजन से यौगिक है और यहाँ पर हैलोजन से यौगिक। इन्हीं हैलोजन से यौगिक का क्या हुआ है? एक्सचेंजेस हुआ है। और जैसे एक्सचेंज हो जाएगा हमारे पास यौगिक क्या होगा? एल्किल आयोडाइड बनकर के तैयार हो जाएगा। तो यह एल्किल आयोडाइड विचलन का एक महत्वपूर्ण जो है कि प्रोसेस होता है। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। यह भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, यह भी हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिए इन सबको। स्वार्ट्ज रिएक्शन यह आपका लास्ट रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज रिएक्शन, यह दोनों रिएक्शन आप याद रखिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या याद रख सकते हैं। मार्कोनिकॉफ याद रखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है उसे आप याद रखिए, हेलोजेनेंस क्या है वह याद रखिए। और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ के अलावा आप स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी याद रखिए। और नेमिंग रिएक्शन में दोनों नेमिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको तो जरूर याद रखिए। बाकी आपकी मर्जी, सब पढ़िए, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं कह सकते क्या पूछने वाला है, बट यह काफी इंपॉर्टेंट होता है तो आप इसे जरूर याद रखिए। अब स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में कुछ धात्विक फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे हमारे पास ले सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड्स होते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड होते हैं और कोबाल्ट फ्लोराइड लेते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, कुछ धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड AgF, मर्क्यूरिक फ्लोराइड Hg2F2, कोबाल्ट फ्लोराइड COF2 एंड आप ले सकते हैं HbF3। इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। अब देख, अब यहाँ पर इन सभी की अभिक्रियाएं किसके साथ करेंगे कि वह स्वार्ट्ज अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इनकी जो अभिक्रिया होती है वह सिंपली आप किसी भी एल्किल ब्रोमाइड के साथ करिए। देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3Br, एक प्रकार का हमारे पास क्या है? मेथिल ब्रोमाइड है। क्या है? मेथिल ब्रोमाइड है। अब इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैं AgF के साथ करा दे रहा हूँ, तो क्या होगा? तो जैसे AgF के साथ कराएंगे यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3F और साथ में बनेगा AgBr। यह जो यौगिक बनेगा यह होता है आपका मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड बनता है इस प्रकार से। और जब हम मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसी धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल फ्लोराइड प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया क्या होती है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है। तो आप देखें यह हेलो एल्केन्स जो था, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन था, यह हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से आप पढ़िए, ध्यान लगाइए और साथ में इनको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, तभी आप अच्छा से कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन को जल्दी भूल जाते हैं।
तो रिएक्शंस को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 में वह पढ़ेंगे हेलो एरियंस का फॉर्मेशन, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और साथ में मित्रों को भी इसे शेयर करिए और वो भी देखें, उनको भी लाभ हो। तो थैंक यू सो मच गाइस।